हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो एक टेक्निक है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। और वो अपन के प्रैक्टिकल में भी कोई टेक्निक पूछे तो उसमें भी लिखना होता है। तो मेन बात क्या है वही अब देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहले तो इसका मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है माइग्रेशन ऑफ द चार्ज सॉल्यूट और अ पार्टिकल इन द लिक्विड मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब देते हैं तो उसमें कोई पार्टिकल जब एक एक साइड से दूसरी साइड मूव करता है, वह मूव करने की जो टेक्निक है, मतलब जिस टेक्निक से हम उसको मूव कराते हैं उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ द ईच मॉलिक्यूल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ईच मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो किस पे डिपेंड करती है। तो इस डिपेंड अप टू द नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव ज़्यादा चार्ज है, कम चार्ज है। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वो कितनी स्ट्रेंथ की है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ की देंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को वो भी मूव कर पाएगा, और कम स्ट्रेंथ की हुई तो वो अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाएगा। एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल वेट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जिसका मॉलिक्यूल वेट ज़्यादा होगा वो नहीं आगे जा पाएगा। सिंपल ही है। आप एक साइकिल ले लो और एक क्रेन ले लो, दोनों को आप सेम फोर्स लगा रहे हो तो कौन मूव होगी? साइकिल आसानी से मूव हो जाएगी, क्रेन तो मूव नहीं होगी, वह तो उसी स्थान पर रहेगी। तो वैसे ही है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो मूव नहीं करेगा या कम मूव करेगा, लेकिन जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो अच्छी तरह से आगे मूव कर पाएगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल ये है। अब देख लेते हैं फैक्टर इफेक्टिव कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है। तो अभी हमने देखा, देखो नेट चार्ज दिखा, वो प्रोपोर्शनलिटी में था। वो नेट चार्ज जनरली किसके लिए यूज होता है? प्रोटीन के लिए। क्योंकि प्रोटीन जो पार्टिकल होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। ऐसा जस्टिफिकेशन आपको पूछ सकता है कि प्रोटीन के लिए आप इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर सकते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं कर सकते, क्यों? तो सिंपली आंसर है कि प्रोटीन पे चार्ज होता है। अगर प्रोटीन पे चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के पास कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सिंपल है। उसके बाद मास एंड शेप ऑफ द पार्टिकल, वो बात की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका मास ज़्यादा वो कम मूव करेगा। द पीएच ऑफ द मीडियम, पीएच मीडियम की पीएच कैसी है वो मैं बाद में बात करूँगा पीएच के बारे में। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है वो मैंने बात कर ली। प्रॉपर्टी ऑफ द सपोर्टिंग मीडियम, सपोर्टिंग मीडियम में कौन कौन से यूज़ होते हैं वो अपन बात करेंगे। उसके टाइप पे कितने इलेक्ट्रोफोरेसिस के डिवीज़न हुए उसके बारे में भी बात करेंगे। मतलब मीडियम अगर अच्छा हो तो वो अच्छी तरह से मूव कर पाएगा, और मीडियम अगर सॉलिड फॉर्म जैसा हो तो उसको मूव करने में रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। सिंपल है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर पता है ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म पाया जाता है। कम टेम्परेचर होगा तो उसका सॉलिड फॉर्म होगा, मतलब मॉलिक्यूल के बीच बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। अगर बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाएगा। सिंपल है। ओके, ठीक है। अब टाइप की बात करते हैं कि कितने टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं। सिंपली टाइप है ये। फ्री और मूविंग बाउंड्रीज, जॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिस्क इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। ठीक है, ये 5 है, आपको याद रखना है। अब मैंने बात की थी कि पीएच किस तरह वर्क करती है। तो देखते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसमें क्या होता है। अगर पीएच पीआई की जितनी हुई, मतलब पीआई और पीएच सेम है, पीएच और पीआई सेम है, तो नेट चार्ज कितना होगा? 0। कोई नेट चार्ज ही नहीं है ना। ओके, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेट चार्ज हो गया 0। अगर नेट चार्ज 0 हो गया तो उसकी मोबिलिटी होगी ही नहीं, मतलब नो मोबिलिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है, क्योंकि चार्ज ही नहीं है।
हमने बताया अगर चार्ज होगा तो मूव होगा ना, लेकिन इसके पास तो चार्ज ही नहीं है। पहली कंडीशन तो चार्ज ही थी हमारी, ठीक है। सेकंड, पीएच इज स्मॉलर देन पीआई, मतलब पीआई ज्यादा है, पीएच कम है। अगर पीएच कम है, अगर पीएच कम है तो कैसा होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब अगर बात करें, हमने बात की कि पार्टिकल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है। अगर पीएच कम है मीडियम की, अगर पीएच मीडियम की कम है तो नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए। समझ लिया, पता चला? ओके, मतलब मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है तो पॉजिटिव चार्ज है। मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है तो किस साइड मूव करेगा, तो कैथोड की साइड मूव करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। उसी तरह अगर पीएच पीआई से ज्यादा हुई, पीएच ज्यादा है मतलब बेसिक, मतलब क्या होगा, नेट नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब एनायन होगा, ठीक है। मतलब वो मूव टुवर्ड्स द एनोड, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की ओर मूव करेगा। सिंपल, पता चल गया? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड ऑन द सपोर्ट मीडियम यूज्ड। कौन सा सपोर्ट मीडियम हमने यूज किया है उसके डिफ्रेंसिएशन से आपका ये टाइप है। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेल्यूलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और आपका मेन यही है अगार और अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जनरली ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कंप्लीट, तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ द सीरम प्रोटीन। ओके, उसमें कौन कौन से रिएजेंट रिक्वायर्ड है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? तो बारबीटल बफर पीएच है उसकी 8.6 पीएच है। उसके बाद है अगारोस जेल, उसके स्ट्रेंथ 1% है इन बारबीटल बफर। ओके, उसके बाद है फिक्सेशन सॉल्यूशन, मिथेनॉल, वाटर, एसिटिक एसिड। ये आपको रेशियो याद रखना है, मिथेनॉल, वाटर और एसिटिक एसिड। इसका रेशियो है 45:45:10। मिथेनॉल, वाटर एंड एसिटिक एसिड, सिंपल है, मिथेनॉल, वाटर, एसिटिक एसिड। ओके, उसके बाद स्ट्रेन, तो स्ट्रेन में 1% एमिडो, ब्लैक इन 5% एसिटिक एसिड। डेस्टिनिंग सॉल्यूशन में 5% एसिटिक एसिड। रिपीट कर देते हैं एक बार, बारबीटन बफर, गारोस जेल, फिक्सेशन सॉल्यूशन, उसमें मिथेनॉल, वाटर और एसिटिक एसिड 45:45:10। उसके बाद स्ट्रेन 1% एमिनो, ब्लैक इन 5% एसिटिक एसिड। उसके बाद डेस्टिनिंग सॉल्यूशन 5% एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इस क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो नॉर्मल वैल्यू एंड इंटरप्रिटेशंस इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, नॉर्मल सीरम इज सेपरेटेड इन 5 बैंड्स। अगर नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल तो हम 5 बैंड्स में इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है एल्ब्यूमिन, उसके बाद अल्फा-1 ग्लोब्यूलिन, अल्फा-2 ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। मतलब एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन में डिवाइड करते हैं। एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन में हम 4 टाइप आते हैं, अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा एंड गामा के। उसके वैल्यू लिए है कि कितने परसेंटेज में वो मिलेंगे, वो याद रखिएगा। एल्ब्यूमिन हैज अ मैक्सिमम एंड गामा ग्लोब्यूलिन हैज अ मिनिमम मोबिलिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं कई बार एमसीक्यू में भी आता है कि विच प्लाज्मा प्रोटीन हैव अ मोर मोबिलिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एल्ब्यूमिन है। और लेस मोबिलिटी पूछे तो गामा ग्लोब्यूलिन है, ठीक है। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन में ध्यान रखना, स्पेसिफिक गामा ग्लोब्यूलिन ऑप्शन में होगा तो याद रख लेना। गामा ग्लोब्यूलिन कंटेन द एंटीबॉडीज
means immunoglobulins. Most of the alpha 1 fraction is made up of the alpha 1 antitrypsin. Alpha 2 band is mainly made up of alpha 2 macroglobulin. ये याद रखना, अल्फा 1 आए तो एंटीट्रिप्सिन है, अल्फा 2 आए तो मैक्रोग्लोबुलिन है. ये क्लिनिकल में काम आता है. ओके, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन. बीटा फ्रैक्शन कंटेन द लो डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन. हमने अल्फा 1 एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, एल्ब्यूमिन की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है. उसके बाद अल्फा 1 तो उसमें अपन ने बात की एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 2 उसमें मैक्रोग्लोबुलिन. बीटा, तो बीटा में बात की लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. और गामा में बात की लो मोबिलिटी. इतना सब में आना चाहिए. ओके, अब बात करते हैं अबनॉर्मल पैटर्न इन क्लिनिकल डिसीज. कि अबनॉर्मल पैटर्न क्या होगी, कौन से डिसीज हो गए तो कैसी पैटर्न होगी, क्या क्या नॉर्मल पैटर्न में चेंजेस होंगे, वो बात करेंगे. कितने बैंड थे हमारे पास, टोटल 5 बैंड थे. अल्ब्यूमिन, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा. ओके, फर्स्ट बात करते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन. ओके, क्रॉनिक इन्फेक्शन की बात करते हैं तो गामा ग्लोब्यूलिन आर इंक्रीज बट इन अ स्मूथ एंड वाइड बेस. बराबर, गामा ग्लोब्यूलिन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे और उसका जो बेस अब वाइड हो जाएगा. नेक्स्ट, मल्टीपल माइलोमा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मल्टीपल माइलोमा याद रखना. इन अ पैराप्रोटीनेमियास अ शार्प स्पाइक is noted and stem as a M band. This is due to monoclone origin of Ig. मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन का मोनोक्लोन ओरिजिन हो जाए तब ये पाया जाता है. इसमें एम बैंड पाया जाता है, शार्प एम बैंड पाया जाता है. ठीक है, वो गामा रीजन में होता है. कौन से रीजन में, इसमें लिख करके बता दो, गामा रीजन में ये पाया जाता है. ओके, तो यह मल्टीपल माइलोमा. देखो ये गामा रीजन में फिगर में भी दिया है साइड में कि मल्टीपल माइलोमा में गामा रीजन में एक एक्स्ट्रा एम बैंड सीन होता है. ठीक है, उसके बाद फाइब्रिनोजन. तो फाइब्रिनोजन, इफ द प्लाज्मा यूज्ड इंस्टेंट ऑफ सीरम, फाइब्रिनोजन फॉर्म प्रोमिनेंट बैंड. ओके, सिंपल है. उसके बाद प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी. तो प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी में गामा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन इज रिड्यूस. याद रखना, गामा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शंस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें अल्फा 2 फ्रैक्शन प्रोमिनेंट हो जाएगा. किसमें रिड्यूस हो रहा है, किसमें प्रोमिनेंट हो रहा है, बहुत अच्छे से याद रखना. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मैंने क्या कहा था कि गामा ग्लोब्यूलिन इंक्रीज हो जाएगा. उसके बाद प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी में क्या था कि गामा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा. नेफ्रेटिक सिंड्रोम में अल्फा 2 फ्रैक्शन प्रोमिनेंट हो जाएगा. सिरोसिस ऑफ लीवर. सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है, एल्ब्यूमिन बैंड इज थिन, एल्ब्यूमिन सिंथेसिस इज डिक्रीज एंड द वाइल्ड बीटा फ्रैक्शन एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्लोब्यूलिन. सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है कि सिंपल याद रखो, सिरोसिस ऑफ लीवर मतलब क्या, एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा और ग्लोब्यूलिन का इंक्रीज हो जाएगा. तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन का बैंड छोटा हो जाएगा और ग्लोब्यूलिन का बैंड बड़ा हो जाएगा, बीटा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन हो जाएगा. ओके, तो सिंपल था. ये थी इलेक्ट्रोफोरेसिस. थैंक यू.